नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का व्यंजक। इसके लिए हम एक आयताकार कुंडली लेंगे, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तथा उसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। तो उस आयताकार कुंडली पर लगने वाला जो कुल बल है उसकी वैल्यू हम यहां पर ज्ञात करेंगे। उस कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण भी यहां पर ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई चुंबक है, इसका N सिरा इधर और S सिरा यहां पर है, या आप इनको दो चुंबक कंसीडर कर लीजिए, और जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो N से S की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो है B सदिश, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र दो शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है जिसकी डायरेक्शन N से S की ओर है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार कुंडली लेंगे, और उस आयताकार कुंडली को देखिए दोस्तों, मैं यहां पर इस तरीके से दिखा रहा हूं कि वो किसी एंगल विशेष पर इस तरीके से मुड़ी हुई है, और ये इस तरीके की आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली को आप नाम दे दीजिए P Q R S, और उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, उस विद्युत धारा को आप यहां पर इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए कि इसमें से जो धारा जा रही है वो ऊपर की ओर जा रही है, और इसमें से इस तरीके से धारा आ रही है, इस तरीके से घूमती हुई। एक बार इसमें से बहने वाली जो धारा की बात करें हम, तो वो समझ लेंगे कि जो धारा है वो कुंडली में से बह रही है। इस कुंडली में फेरों की संख्या हम N कंसीडर कर लेंगे। पहले हम ऐसे मानकर चलेंगे कि हमारे पास में एक ही धारावाही चालक तार है, और उसमें से कितनी I धारा बह रही है, उस पर कितना बल और बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। देखिए दोस्तों, इस आयताकार कुंडली को हम चार भागों में तोड़ लेंगे, P Q Q R R S और S P, और प्रत्येक भाग पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे, फिर टोटल बल मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आयताकार कुंडली है उसकी लंबाई और चौड़ाई कंसीडर कर लेते हैं। आयताकार कुंडली की लंबाई, यहां पर जो लंबाई है वो हमने L कंसीडर कर ली, इसका मतलब PQ बराबर L है और RS बराबर भी L है। PQ है वो भी L के बराबर है, और RS है वो भी L के इक्वल ही है दोस्तों। हम यहां पर ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि जो आयताकार कुंडली है उसकी चौड़ाई, आयताकार कुंडली की चौड़ाई, तो उस चौड़ाई को हम स्मॉल b कंसीडर कर लेते हैं, जो कि Q से लेकर R तक या S से लेकर P तक है। Q से R तक या S से P तक, और वो हमने ली है स्मॉल b के इक्वल दोस्तों। इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहां से कुंडली का जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, जो कि L इंटू B के बराबर होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार कुंडली है तो उसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई से इस कुंडली का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस आयताकार कुंडली के प्रत्येक पार्ट पर जो PQ Q R R S और S P चारों भागों पर कितना कितना बल काम कर रहा है, कौन सी दिशा में बल काम कर रहा है, उसके बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम प्रत्येक भाग पर लगने वाले बल की वैल्यू यहां पर देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाग PQ। भाग PQ पर लगने वाला बल, और उस बल को हम कंसीडर कर लें कि F1 से लिखा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, हमने किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला F बराबर I L क्रॉस B
देखा था आई एल क्रॉस बी कि चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक रखा गया है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास में आयताकार कुंडली है और ये जो आयताकार कुंडली है ये इस तरीके से है, इसमें धारा जा रही है इधर की ओर, इस तरीके से धारा बह रही है। ये हमारे पास में पी क्यू आर एस, इसमें से धारा जा रही है नीचे से ऊपर की ओर। तो इस वाले भाग पी क्यू के ऊपर लगने वाला बल देखेंगे तो यहां पर पी क्यू, ये वाला भाग है पी क्यू, इसकी लंबाई है एल, धारा जा रही है आई, तो और चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से पुट कर दें, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इस बल का जो मान है वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, गौर करके देखिए कि इसमें से जो धारा जा रही है वो तो नीचे से ऊपर की ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र तो है इस डायरेक्शन में, धारा है नीचे से ऊपर की ओर। मेरा अंगूठा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इधर है, धारा की डायरेक्शन इधर है, तो बल की डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो इस वाले भाग के ऊपर, पी क्यू भाग के ऊपर जो बल लगेगा वो अंदर की ओर काम करेगा, इधर की ओर बल काम कर रहा है। उस बल को हम लिख रहे हैं F1 से, इसमें से धारा बह रही है I। अब L और B के बीच का एंगल भी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है और ये कुंडली इस तरीके से घूमती है, तो ये L इधर है, चुंबकीय क्षेत्र सदैव ये ऐसे है, तो भी इस तरीके से यदि ये कुंडली घूम रही है तो भी चुंबकीय क्षेत्र और L के बीच का जो एंगल है वो सदैव 90 डिग्री रहेगा। तो हमारे पास में यहां से देखिए दोस्तों, I तो एच डी पढ़ाई है, L और B के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो यहां से F1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में निकल कर आ रही है L I L B, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर इसकी दिशा है। दोस्तों आप लोगों को भाग PQ पर लगने वाले बल का मान समझ में आ गया होगा। अब हम इसके भाग RS पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालते हैं। भाग RS पर लगने वाला बल, उस बल को हम F2 से पुट कर देते हैं। देखिए वो भी फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, जो चालक है उसके भाग की लंबाई है वो भी इस यहां पर भी RS की जो लंबाई है वो L ही है, इसमें से भी I धारा बह रही है और ये भी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। और इसमें भी आप देखेंगे इस L तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जब ये घूमती है तो एंगल सदैव 90 डिग्री का ही रहेगा। तो F2 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ILB साइन 90, और जो साइन 90 है उसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। तो F2 का मान तो आएगा, परिमाण तो आएगा ILB के बराबर। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं दोस्तों, यदि इस वाले भाग में से नीचे से ऊपर की ओर धारा जा रही है तो उस पर बल लगेगा अंदर की ओर, उस पर बल लगेगा अंदर की ओर इस तरीके से। अब यदि धारा नीचे की ओर आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो इस पर लगने वाला जो बल का मान है वो है बाहर की ओर। तो ये वाला जो बल लगेगा वो लगेगा बाहर की ओर, बाहर की ओर ये बल काम करेगा दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा है कुंडली को, उसके दो भागों पर लगने वाले बल की डायरेक्शन निकाल ली, मान निकाल लिया। अब हम यहां पर देखेंगे भाग, ये वाला जो भाग है QR पर लगने वाले बल का मान, पर लगने वाला बल, तो QR पर लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन और बल की वैल्यू यहां पर हम देखते हैं। उस बल को हम पुट कर देते हैं F3 से। देखिए दोस्तों यहां पर IL की जगह यहां पर जो लंबाई है दोस्तों इस भाग की वो हमने कंसीडर की है स्मॉल b, तो स्मॉल b आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर ही
एल के स्थान पर लंबाई यहां पर बी है, तो दोस्तों यहां पर बी लिखेंगे। क्रॉस कैपिटल बी, चुंबकीय क्षेत्र तो कैपिटल बी ही है। अब यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखते हैं दोस्तों, कि धारावाही चालक में से धारा इस तरीके से बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस तरीके, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है। यदि हम इस तरीके से एक बार हम ये कंसीडर कर लें कि जो कुंडली है वो इस पोजीशन में रखी हुई है, धारा इधर से इधर की ओर आ रही है, इस तरीके से चक्कर लग रहा है धारा का। तो देखिए ऊपर वाला जो भाग है उस पर बल लग रहा है F3 और उसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, तो बल की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। देखो ये तो इसमें बल अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर, इस पर ऊपर की ओर, बोर्ड के तल में ही बल लग रहा है जबकि ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस बल की जो डायरेक्शन है वो है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब हम बात करेंगे जो SP भाग है उस पर। देखो इसमें धारा यदि बाहर की ओर जा रही है तो उसमें जो धारा जाएगी वो इस तरीके से अंदर की ओर जाएगी और लगने वाले बल की डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। तो इस पर तो बल लगेगा, इस पर बल लग रहा था बाहर की ओर, ये था F2, इस पर लगेगा ठीक ऊपर की ओर, जो कि F3 इस पर लगेगा ठीक नीचे की ओर, F4। तो भाग SP पर लगने वाला बल, भाग SP पर लगने वाला बल, और उसको हम लिख रहे हैं F4 से, जो कि I। अब की बार भी चालक की लंबाई स्मॉल b, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B, और जो बल की डायरेक्शन है वो है नीचे की ओर, ठीक नीचे की ओर बल काम करेगा। उसका जो परिमाण है यहां पर हम देख लेंगे दोस्तों कि इसकी भी जो लंबाई है वो स्मॉल b के बराबर ही है। इसमें आप एक बार डायरेक्शन, ऊपर वाले भाग की डायरेक्शन देखते हैं तो बल की डायरेक्शन, यदि धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो अंगूठे की डायरेक्शन में ऊपर वाले भाग पर बल लगेगा F3 की डायरेक्शन ठीक ऊपर की ओर, धारा की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, अंगूठा नीचे की ओर, तो F4 का जो मान है वो ये, और डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। यहां पर आप देखेंगे कि जो F3 और F4 है उन दोनों की वैल्यू समान है, परिमाण दोनों का समान प्राप्त होगा, तो बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर नीचे है दोस्तों। तो यहां पर ये जो F3 और F4 है इन दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। F1 और F2, F1 अंदर की ओर, F2 बाहर की ओर, इन दोनों का भी परिमाण समान है, ILB दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, बट हालांकि इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, बट ये इनकी जो डायरेक्शन है, क्रिया रेखाएं हैं, वो भिन्न भिन्न होने की वजह से ये एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। उसका व्यंजक भी यहां पर देखेंगे। उससे ठीक पहले मैं आपको बल की बात करता हूं। तो F3 व F4 का परिमाण समान है, वह दिशा एक दूसरे के विपरीत, दिशा एक दूसरे के विपरीत है होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखना दोस्तों, F1 व F2 का परिमाण समान होता है, दिशा भी एक दूसरे के विपरीत, वह दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे दोस्तों, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इन सभी का यदि हम सदिश योग करें तो वो सदैव शून्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आयताकार कुंडली है उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो शून्य होता है, लेकिन F1 और F2 की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण से ये एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। उस बलयुग्म आघूर्ण की भी वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अभी हमने देखा कि इस आयताकार कुंडली पर लगने वाला जो बल है वो शून्य होता है, लेकिन जो बल F1 और F2 है उनका परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, बट क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने की वजह से ये एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करती है। तो देखिए जो बल F1 और F2 है, F1 व F2 का परिमाण समान होता है, परिमाण समान होगा दोस्तों, परिमाण समान व दिशा एक दूसरे के विपरीत, दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने की वजह से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ये जो दोनों बल है बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, तो उत्पन्न करेंगे। देखिए दोस्तों जो बल F1 और F2 है, एक बल लग रहा है अंदर की ओर, दूसरा बल लग रहा है बाहर की ओर। जो आयताकार कुंडली है उसको घुमाने का काम करेगा, घूर्णन गति प्रदान करेगा, और घूर्णन गति के कारण से ही इसके ऊपर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। हम यहाँ पर जो बलयुग्म आघूर्ण है उसकी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कुंडली पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण, और बलयुग्म आघूर्ण को दोस्तों हम टो से लिखते हैं, किसी एक बल का परिमाण गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल है उसको हम टो कहते हैं। देखिए दोस्तों बलयुग्म आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से किसी भी एक बल का, F1 और F2 की F3 और F4 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उसको हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी नहीं है। जो टो है वो F1 या F2 दोनों में से किसी एक का परिमाण होता है, जो कि IL क्रॉस B होता है, या आप उसको ILB से लिख लीजिए। और जो बलों के बीच की डिस्टेंस है वो यहां से हम देखते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, ये दोनों चुंबकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ही है दोस्तों। और जैसे ये हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में ये आयताकार कुंडली है, और इस आयताकार कुंडली को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये आयताकार कुंडली इस तरीके से दिखाई पड़ती है। उसमें हमारे को इस तरीके से इसकी भुजा दिखाई पड़ेगी। जैसे आप इसकी भुजा PQ ले ली, QR ले लीजिए, आप में से कोई सी भी एक भुजा इसकी कंसीडर कर लीजिए। ऊपर से देखने पर इसकी भुजा है वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। N इधर है, S इधर है। ऊपर से देखने पर जो कुंडली है उसमें जो भुजा ये वाली है ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। इसकी इस भुजा के ऊपर बल लगता है अंदर की ओर जो कि F1 है, इस पर बल लगता है बाहर की ओर जो कि F2 है। इस कुंडली के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको आप, इस वाले हिस्से को आप चाहे यहां से S से P तक ले लीजिए, आप इस हिस्से को आप Q से R तक भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही भुजाएं आपको दिखाई देगी यहां से। देखिए इस आयताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, ये क्षेत्रफल सदिश है,
और हम ये कंसीडर कर लें कि क्षेत्रफल सदिश और जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो है थीटा। यदि मैं इसको यहां से कंप्लीट करूं इस ट्रायंगल को, तो दोस्तों दोनों बलों के बीच की जो सीधी दूरी है वो S से लेकर इस बिंदु को नाम दे दूं मैं T, तो एस टी है। तो हमारे को यहां पर वैल्यू एस टी की ही फाइंड आउट करनी है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की जो लंब दूरी, एक बल इधर काम कर रहा है एक बल इधर काम कर रहा है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, दोनों के बीच की सीधी दूरी एस से लेकर टी तक है। चाहे आप इसको पीछे बढ़ाकर इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास में आयताकार कुंडली का हिस्सा है, ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो दोस्तों थीटा हमने कंसीडर कर लिया है। हमारे पास में ये एक ट्रायंगल बन गया है। इस ट्रायंगल की सहायता से ही हम S से लेकर T तक की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ST की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। यदि ये एंगल थीटा है तो इसमें एक बार इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा आएगा दोस्तों। एक बार इस एंगल को समझ लीजिए कि यहां से ये एंगल थीटा कैसे आया, कि ये है हमारे पास में इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र और इस क्षेत्रफल सदिश और इस PQ के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश सदैव जो क्षेत्रफल होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये तो कुंडली तो ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तभी होगा जब ये 90 ये थीटा हो तब। तो ये एंगल आपके पास में आ गया थीटा। तो इस ट्रायंगल की सहायता से, जिसमें हमारे को इस वाली भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल b होती है पता है, क्योंकि इस वाली भुजा या इस वाली भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल b है। तो यहां से इस डायग्राम में जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है चित्र में, त्रिभुज PST से हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और साइन थीटा बराबर होता है लंब ST बट्टे में कर्ण PS। तो ST बट्टे में PS, तो ST की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि PS साइन थीटा के बराबर होगी, और यहाँ पर जो PS की वैल्यू है वो स्मॉल b के इक्वल है। तो हमारे पास में बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बलयुग्म आघूर्ण देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है यहां से, टो इक्वल टू I L B स्मॉल b साइन थीटा, और यहां से आपके पास में L इंटू बी को हम a पुट कर दें, IAB साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या हम कंसीडर कर लें, संख्या कैपिटल N है, तो जो टो की वैल्यू है वो N गुणा हो जाएगी NIAB साइन थीटा। ये हमारे पास में टो का मान आ गया है दोस्तों। अब यहां पर जो NIA है इसको हम किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम आगे भी परिभाषित करेंगे, यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बता देता हूं। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते, कैपिटल M से लिखा जाएगा, जो कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली में से बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल से लिखा जाएगा। तो यदि कुंडली में फेरे N है तो उसमें से बहने वाली धारा हो जाएगी N इंटू I, और उस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा A। जो कैपिटल M है इसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इसको कहा जाता है। तो ये जो टो है, तो बलयुग्म आघूर्ण क्या आ जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण टो इक्वल टू निकल कर आएगा MB साइन थीटा। ये हमारे पास में बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। इसको हम सदिश रूप में पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए
टो वेक्टर इक्वल टू पुट कर सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। अब ये जो टो है उसकी डायरेक्शन एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में या एम और बी के तल के लंबवत होती है। एम है उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, ये एक की जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही एम की डायरेक्शन होगी। ये किसी धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी मैंने इसको जो फॉर्मूला है वो तो बता दिया है। अब यदि इसमें कंडीशन पुट करें कि स्थिति फर्स्ट यदि हम देखें कि थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब ये है कि जब कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, कुंडली इस तरीके से रख दें तो उनके ऊपर लगने वाली जो बल की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो इस तरीके से होता है, तो उस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, कुंडली पर कुल बल युग्म आघूर्ण 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 0 180 हो तो साइन थीटा 0 हो जाएगा और टो का मान 0 आ जाएगा। तो बल युग्म आघूर्ण काम ही नहीं करेगा जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरीके से रखी हुई है, तो क्योंकि एक इस वाली भुजा पर अंदर की ओर, इस वाली भुजा पर बाहर की ओर बल लगता है। और इस स्थिति में रखेंगे, देखो इस स्थिति में रखने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। स्थिति सेकंड, और स्थिति सेकंड है थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और टो बराबर आ जाएगा एम बी, और ये वाली जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो मैक्सिमम आएगी। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि किसी आयताकार धारावाही कुंडली को यदि हम रख दें तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, तथा उस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होता है टो बराबर वो होता है एम बी साइन थीटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।